नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब फैमिली में। आइए आज हम एक ऐसे एमपी के वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी हाल ही में उसका फॉर्म अप्लाई रनिंग में है। 10 जुलाई तक फॉर्म अप्लाई होगा, आप फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। ये वैकेंसी तो सिंगल है लेकिन इसके अंदर 2 पोस्ट हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला पोस्ट है आपका कांस्टेबल जीडी का, जिसमें नॉन टेक्निकल के स्टूडेंट को उसमें शामिल किया जाएगा, और दूसरी इसमें पोस्ट जो है वो है कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का, जिसमें टेक्निकल यानी कि आईटीआई वाले विद्यार्थी जो हैं वो उसमें शामिल होंगे, है ना। तो जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो नोटिफिकेशन का वीडियो हमने आपको पहले ही दे रखा है, जानकारी उसका टोटल इन्फॉर्मेशन आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन उसमें जो आईटी वालों का जो सिलेबस है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का, वो सिलेबस उसमें नहीं दिया गया है डिटेल के साथ। तो आज का ये सेशन सिलेबस पर है। टोटल कंप्लीट सिलेबस क्या है रेडियो ऑपरेटर के लिए, है ना, क्या क्या आपको पढ़ना है, सारी चीजें बात करने वाले हैं। बस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, सेशन को आप शिद्दत से ध्यान से सुनिएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। देखिए, कोई भी भर्ती होती है ना सर, कोई भी भर्ती है तो उस भर्ती का कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं? देखिए, सबसे पहले इस फॉर्म को भारत के सभी राज्यों के विद्यार्थी भर सकते हैं, है ना। ये वैकेंसी कहाँ से आई है? ये वैकेंसी रिलीज की गई है आपके मध्य प्रदेश से, लेकिन पूरे इंडिया, ऑल इंडिया के स्टूडेंट को ये वैकेंसी कवर करेगी। इसलिए भारत के किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी राज्य से हैं, आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। दूसरा, आरक्षित कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर जो नॉन टेक्निकल, जिसमें आईटीआई वाले विद्यार्थियों को शामिल किया गया है, उसमें 2 पेपर होगा 100 क्वेश्चंस के। 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 नंबर के, डबल को आपका पेपर होगा, है ना। और इसमें मतलब क्या क्या पूछा जाएगा, सारी चीज़ें आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा टर्म्स है, दोनों पेपर के लिए 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का समय होगा। यूपीपीसीएल को हम सबसे बड़ा टारगेट लेकर के चलते हैं, और यूपीपीसीएल ही एक ऐसा सेक्टर है जहां से हर साल वैकेंसी जनरेट होता है, रिलीज होता है। वहां पर भी उस एग्जाम में भी आपको इतना समय नहीं मिलता जितना कि इस पेपर में आपको इस एग्जाम में समय मिल रहा है। बहुत बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शारीरिक परीक्षण यानी कि जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। ध्यान रखिएगा, आईटीआई वाले जो विद्यार्थी हैं उनको केवल 800 मीटर का आपको दौड़ लगाना है और कुछ नहीं है। फिजिकल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग है। नेक्स्ट है, गलत जवाब देने पर कोई नंबर की कटौती नहीं की जाएगी, यानी कि कोई निगेटिव मार्क नहीं है। यहाँ पर कुछ भी निगेटिव मार्क नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। गलत जवाब देने पर कोई नंबर की कटौती नहीं की जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट 200 नंबर से तैयार किया जाएगा, यानी कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 200 नंबर से ही तैयार की जाएगी। ये जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है फिजिकल टेस्ट, ये केवल और केवल फिजिकल टेस्ट है। यहाँ से आपके फाइनल लिस्ट में नंबर ऐड नहीं किए जाएंगे। तो इस भर्ती के कुछ टर्म्स और कंडीशंस थे जो आपने पहले देख लिया, है ना। अब चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएंगी। देखिए, परीक्षा पैटर्न्स पर हम बात करते हैं। सबसे पहले नॉन टेक्निकल का पोर्शन क्या है ये हम देखते हैं। नॉन टेक्निकल में आपको ना अलग से और कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी इसको पढ़ रहे हैं, यूपीपीसीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी पढ़ रहे हैं, डीआरडीओ इसरो के लिए तो भी पढ़ रहे हैं, डीएमआरसी के लिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए, यानी कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं ना, आप इसको ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हैं। देखिए, एक्चुअल में कितने कितने नंबर का पूछा जाएगा, इसमें हेरा फेरी रहता है जरूर। और इसमें क्या है, देखिए, सबसे पहला सब्जेक्ट है सामान्य ज्ञान, जीके और तार्किक शक्ति, है ना। तार्किक शक्ति और सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चंस होंगे 40 नंबर के, ठीक है, आपको मालूम हो गया। बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि से 30 क्वेश्चंस आएंगे और 30 नंबर के आएंगे, नो निगेटिव मार्क। जनरल साइंस और जनरल यानी कि सरल अंक गणित, जो वही वर्कशॉप कैलकुलेशन जो आपने पढ़ा है ना, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, वही चीज है। यहाँ पर 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के आएंगे और टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। अब देखिए, ये तो आपने मोटा मोटी देख लिया कि मतलब कि सामान्य ज्ञान में 40 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सामान्य ज्ञान में आपको पढ़ना क्या है एक्चुअल में ना, वो चीजें आपको मालूम होना चाहिए, है ना। देखिए, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि यहाँ पर देखिए, रेडियो ऑपरेटर के लिए, कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए जो जीके का सिलेबस है ना, उसको आप ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा। सबसे पहले क्या है कि नए आविष्कार, अपने इंडिया में नए नए आविष्कार होते रहते हैं। बहुत पुराना आविष्कार आपको नहीं पढ़ना है,
है ना। बहुत पुराना आविष्कार आपको नहीं पढ़ना है, जो नए नए आजकल के आविष्कार हो रहे हैं उनको आपको पढ़ना है, ठीक है ना, उसको पढ़ लीजिएगा। पॉलिटिक्स साइंस पढ़ लीजिएगा, किताबें और लेखक, कौन सी किताब किसने लिखा है ये पढ़िएगा। भारत भूगोल, भारत की आर्थिक मुद्दे, भारतीय संस्कृति, भारत में प्रसिद्ध स्थान जैसे कि खजुराहो कहाँ पर है, कौन से राज्य में पाया जाता है ना, जो नई नई स्थान है उनको पढ़िएगा। और मंदिर, कौन सा मंदिर कहाँ पर है, ये सब चीज़ पढ़िएगा। और भारत में प्रसिद्ध स्थान हो गया। महत्वपूर्ण तिथियां, यानी कि 5 जून को क्या मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, ये सब आप तिथियों को थोड़ा सा पढ़िएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, आपको डीप में नहीं जाना है, बिल्कुल भी आपको डीप में नहीं जाना है, बस आपको बेसिक पॉइंट को पकड़ना है, ठीक है ना। संगीत और साहित्य, यानी कि अपने मध्य प्रदेश का, यानी कि मध्य प्रदेश हो या फिर अपना जो भारत देश है, इसका राष्ट्रीय गीत क्या है और राष्ट्रीय मतलब कि राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत क्या है ना, वो सब पढ़ना है। जनजाति, कितनी जनजातियां होती हैं, विज्ञान, नवाचार, कलाकार, ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, पढ़ना है। कौन सी मूर्ति सबसे बड़ी है, कौन सी मूर्ति सबसे पुरानी है, ये आप बेसिक इनको पकड़िएगा, आपका जीके यहीं से कंप्लीट हो जाता है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्या है, रीजनिंग। अब रीजनिंग में देखिए क्या है, रीजनिंग तो वर्बल, नॉन वर्बल, बहुत बड़ा रीजनिंग है, बहुत बड़ा रीजनिंग है। आप पढ़ने लग जाएंगे तो आपके पास टाइम ही नहीं उतना पढ़ने के लिए, लेकिन बेसिक चीज़ आपको क्या पढ़ना है, कागज को मोड़ना। ये तो 100% इसको पढ़ना ही पढ़ना है। क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि कागज को मोड़ना है। कागज पहले से मुड़ी हुई है, अगर उसको हम एक स्टेप खोलते हैं तो वो कैसा दिखेगा, उसका व्यू आपसे पूछा जाएगा। या फिर कागज को हम मोड़ेंगे, मतलब कि एक पहला A4 साइज का पेपर है, उसको पहले हम एक स्टेप में ऐसे मोड़े, दूसरे स्टेप में मतलब कि चित्र वहां पर दिया रहेगा, है ना, और टोटल मोड़ने के बाद वो कागज कैसा दिखेगा, ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आता है। कागज को काटना, पहली परीक्षण, डेटा पर्याप्तता, वर्गीकरण, दिशा परीक्षण, यानी कि 1 किलोमीटर आपने इधर गया, 2 किलोमीटर इधर गया, 3 किलोमीटर इधर गया तो 5 किलोमीटर किधर गया, है ना, मतलब कि चारों तरफ दिशा निर्देश आपको यहाँ दिशा का परीक्षण करना है। फिर मौखिक तर्क हो गया, रक्त संबंध, बहन का, बुआ का, फूफा का, नानी का, चाचा का लड़का हमारा क्या लगेगा, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, गणित का संचालन पढ़ लीजिएगा, वर्डों को याद रखना। वेन डायग्राम तो 100% पढ़िएगा। श्रृंखला समापन, है ना, सीरीज में जो अरेंज करते हैं ना, लेटर हो गया अरेंज करना, इस सब चीज़ों को आप जरूर पढ़िएगा। क्यूब्स और पासा, पानी का चित्र, है ना, दर्पण, छवियां, समानता, डॉट स्थिति, समानता, समान आकृति समूह, ये आपके क्या यहाँ से कवर क्या होंगे, रीजनिंग होंगे। अब देखिए अगर आप इतना पढ़ लेते हैं ना, तो रीजनिंग में आपका देखिए तार्किक शक्ति जो हो गया, यहाँ से 140 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस 100 में से, है ना। हो सकता है 20-20 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान का 20 हो, तार्किक का 20 हो सकता है, तो 20 नंबर आप यहाँ से बहुत ही आसानी से ला सकते हैं। अगला है मैथमेटिक्स। अब देखना, जो मैथमेटिक्स है ना, आप ऑलरेडी पढ़े हैं मैथमेटिक्स। जब आपने ITI किया है तो वहाँ पर वर्कशॉप भी आपने पढ़ा है, और वर्कशॉप कैलकुलेशन को भी पढ़ा है और साइंस को भी पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ें आपको पढ़ना है। अनुपात, समानुपात आपने ITI करते समय 2 साल कंटिन्यू इसको पढ़ा है। सरलीकरण, सरल समीकरण को भी पढ़ा है। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय दूरी हो गया, लाभ हानि हो गया। इसमें कौन सा ऐसा टॉपिक है जो नया आपको लग रहा है, कुछ भी नहीं है। क्षेत्रफल, औसत, प्रतिशत, संभावना, मिश्रण, संख्या, योग, ये सब कुछ आपने पढ़ा है। आपने पाइप्स नहीं पढ़ा जरूर, तो आप जरूर पाइप्स को पढ़ें, पाइप्स पे ध्यान दें। और समय और कार्य को आपने पढ़ा, नाव और धारा को भी आपने देखा है ना। ट्रेन समस्या अगर नहीं पढ़ा होगा तो इस पे थोड़ा सा फोकस आप जरूर कीजिएगा, है ना। CM और HCF जो हो गया ये पढ़िएगा। द्विघाती इक्वेशन और संकेत और प्रमाण, यहाँ से आपका मैथमेटिक्स जो ये सिलेबस है ये ITI के लिए कवर हो जाती है। अब देखिए जो ITI के लिए रेडियो ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है ना, इसमें केवल इलेक्ट्रीशियन ही नहीं शामिल है, अदर ट्रेड वाले विद्यार्थी भी शामिल हैं। और जो अदर ट्रेड के विद्यार्थी हैं उनको देखिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी उनका पूछा जाएगा। ITI में अगर आपने इलेक्ट्रीशियन ITI से किया है, इलेक्ट्रीशियन से ITI किया है तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक से या फिर दूसरे ट्रेड से हैं, है ना, तो फिर आप उसका थ्योरी आप पढ़िए, उसका आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां से, है ना। अभी देखिए सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। जनरल साइंस आ गया, गति का नियम है, इकाइयाँ माप है, पदार्थ के ऊष्मीय गुण है, आकर्षक शक्ति है, काइनेटिक एनर्जी है ना, किरण प्रकाशिकी, यानी कि ये जो साइंस है ना, इस साइंस में देखिए वैद्युत आवेश और क्षेत्र, ये तो आप ITI में पढ़ रहे हैं। आपने 10वीं में पढ़ा इसको, 12वीं में पढ़ा, 11वीं में पढ़ा, ITI में पढ़ा, कुछ रह ही नहीं गया इसको पढ़ने के लिए, बस आपको केवल रिवीजन करना है। वैद्युत आवेश और क्षेत्र, है ना, ये
आपने पढ़ा। इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन आप पढ़ रहे, पूरा मशीन इसी पर काम कर रहा है, पूरा जनरेटर ही इसी पर काम कर रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षमता, कैपेसिटर हो गया, बैटरी होगी, बिजली, चुंबकत्व पदार्थ, ये सब ऑलरेडी आप पढ़ रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ है नहीं। और नाभिक, न्यूक्लियस, ये भी आप पढ़ रहे हैं, है ना। गति का नियम, इकाइयां, माप, ये सब कुछ आप पढ़ रहे हैं। यहाँ से आपका जनरल साइंस कंप्लीट होता है ना। देखिए मैथ के साथ आपका साइंस कंप्लीट हो जा रहा है, मैथ के साथ साथ ही आपका साइंस कंप्लीट हो जा रहा है, और बेसिक साइंस आपको पढ़ना है, ठीक है ना, बेसिक साइंस। अब देखिए ये तो आपका, ये जो आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना था, ये जो 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना था, यहाँ तक का सिलेबस हमारा कवर होता है। ये 100 नंबर के टोटल क्वेश्चन है, ये नॉन टेक्निकल के हैं। और एक बात और, यही 100 नंबर के क्वेश्चन कांस्टेबल जीडी के लिए भी बनेगा, और यहीं से 100 नंबर का क्वेश्चन कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए बनेगा। यानी कि ये जो आपका एग्जाम है ना, ये सबके लिए क्या है, कंबाइन है ना, सबके लिए कंबाइन है। तो 100 नंबर यहाँ से हो गया। अब यहाँ से 50% स्कोर आपका कवर होता है फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए, और 50% कहाँ से पूछा जाएगा, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से 100 नंबर पूछे जाएंगे, जो कि 50% होगा फाइनल मेरिट लिस्ट का। इसमें सब कुछ आपको पढ़ना है, सुरक्षा संबंधित सावधानियां। देखिए क्या नहीं पढ़ना है ना, उसको पहले आप समझिए। क्या यहाँ पर नहीं पढ़ना है, ट्रांसमिशन लाइन को नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप रेडियो ऑपरेटर टेक्नीशियन बनने जा रहे हैं, आप फील्ड वर्क पे नहीं हैं, है ना, आप फील्ड वर्क पे नहीं है। जैसे कि जो ट्रांसमिशन लाइन्स होते हैं वो तो फील्ड वर्क की ड्यूटी हो गया। ट्रांसमिशन लाइंस जो गई होती हैं, उस ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी होता है। लेकिन रेडियो ऑपरेटर में आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम आपको ज़्यादा मिलेगा, वहाँ पर टेक्नीशियन का काम मिलेगा। टेक्नीशियन भी वहाँ पर देखिए 50% इलेक्ट्रॉनिक्स का ही काम करेगा, है ना। तो क्योंकि हम खुद इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, आपके इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो रेडियो ऑपरेटर इसमें देखिए 50% इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसमें इनरोल है। तो इसमें देखिए इसी में किसी भी प्रकार की मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन जैसे यूनिट को आपको नहीं पढ़ना है। वो सुनिए क्या पढ़ना है, सुरक्षा सावधानियां। आप चाहे किसी भी फील्ड में जाइए, सेफ्टी से संबंधित आपको जानकारी होना चाहिए। टूल्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि कौन सा टूल्स है भैया, हमें किस टूल्स का, कटर का यूज कहां पर करना है, प्लायर का यूज कहां पर करना है, लॉन्ग नोज प्लायर जो है वो कहां पर काम में आएगा। लॉन्ग नोज प्लायर तो अक्सर देखिए वहां पर जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई पार्ट हो गया, आप उसको मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो वहाँ पर लॉन्ग नोज प्लायर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो उंगली होती है वो छोटे छोटे स्थानों पर, पतले और संकरे स्थानों पर नहीं जाती है, इसलिए उसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो टूल्स का आपको ना इस्तेमाल करना कहाँ पर है ये सब मालूम होना चाहिए। और संकेत जैसे कि फ्यूज का संकेत हो गया ना, ये सब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। सर्किट ब्रेकर हो गया, फ्यूज हो गया, वोल्ट मीटर AC का है, वोल्ट मीटर DC का है, ये सब सिंबल देख के आपको मालूम होना चाहिए। विद्युत की आधारभूत ज्ञान आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सोल्डरिंग क्या है, रजिस्टर रेजिस्टेंस के नियम क्या होते हैं, और वायरिंग वगैरह जो होते हैं ना, वायरिंग के क्योंकि आप जा रहे हैं देखिए रेडियो ऑपरेटर बनने, तो आप किसी न किसी वर्कशॉप में ही होंगे, और वर्कशॉप में जब भी कभी कहीं पर भी वायरिंग अगर करना है या फिर वायरिंग में सुधार करना है, मेंटेनेंस करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को नहीं बुलाया जाएगा, इलेक्ट्रीशियन वाले को बुलाया जाएगा, है ना। तो आपको ये चीज़ पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, बिजली के उपकरण, सहायक उपकरण, ओम्स के नियम, किरचॉफ के नियम हो गए, कार्य ऊर्जा शक्ति, ये तो मैथ में भी दिया गया है, और यहाँ भी इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि बैटरी हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस कैपेसिटेंस हो गया, मैग्नेट हो गया, साइंस में भी मैग्नेट का इसमें चैप्टर ऐड है। देखिए DC जनरेटर हो गई, DC मोटर हो गया, है ना। यहाँ पर देखिएगा वायरिंग सिस्टम हो गया, है ना, वायरिंग पढ़ना है आपको, AC की परिभाषाएं, और बहुफेजी सिस्टम, सिंगल फेज, 3 फेज जो होता है, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर पढ़ना है, 3 फेज मोटर, सिंगल फेज मोटर, वाइंडिंग्स, बिजली के मापक यंत्र, प्रदीपन और रोशनी, कन्वर्टर्स और इन्वर्टर्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। अब आप यहाँ से सोच रहे होंगे कि वाइंडिंग्स का पार्ट क्यों ऐड है, तो वाइंडिंग्स का पार्ट इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, जब आप रेडियो ऑपरेटर में रहेंगे, मान लीजिए कोई एक लॉजिस्टिक है, आप ऐसा समझिए एक लॉजिस्टिक है, उस लॉजिस्टिक में आपका ड्यूटी लग गया है ना, तो वहाँ पर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स भी होंगे, वहाँ पर बड़े बड़े जनरेटर्स भी होंगे, तो वाइंडिंग्स जो है ना वो आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए,
ठीक है ना। अगर बड़े जनरेटर या फिर बड़े ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग की प्रॉब्लम होती है तो बाहर से लोगों को बुलाया जाता है उसकी मेंटेनेंस के लिए, लेकिन एक इलेक्ट्रीशियन के पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वाइंडिंग्स कैसे काम करती है और वाइंडिंग्स एक्चुअल में है क्या चीज़, उसको हम किस लिए लगाते हैं। तो वाइंडिंग्स चैप्टर भी आपको क्या करना है, कवर करना है। तो यहाँ से आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, नो निगेटिव मार्क, बिल्कुल दिल खुश करके बैठेगा एग्जाम में और एग्जाम को फोड़ के आइएगा, है ना। उम्मीद है मुझे आप पर और ट्रस्ट है मुझे आप पर कि आप इस एग्जाम को जरूर अपना बनाएंगे, इस वैकेंसी को जरूर आप अपना बनाएंगे, है ना। बस यही उम्मीद आपको अपने आप पर भी होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, हमने अभी एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, डीसी जनरेटर। इस डीसी जनरेटर से हम क्या कवर कर रहे हैं, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एक ऐसा वीकनेस पार्ट होता है हर स्टूडेंट का कि वो आपका नंबर जो है ना, वो आपका जो सिलेक्शन वाला नंबर है उस सिलेक्शन वाले नंबर को कम कर देता है ना। तो आपको कहीं से भी नंबर नहीं, नंबर जो है ना वो आपको चुन चुन कर उठाना है और चुन चुन कर ऐड करना है और एक एक नंबर से आपको सिलेक्शन लेना है ना, एक एक नंबर को जोड़ करके आपको सिलेक्शन लेना है। तो डीसी जनरेटर जैसे बड़े यूनिट से हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को हल कराना स्टार्ट कर दिया है। और जैसे ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन समाप्त होते हैं, इसके जो नॉर्मल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जैसे वन लाइनर क्वेश्चंस हो गए और वन लाइनर क्वेश्चंस के अलावा भी जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कराएंगे पूरा डीपली से। जिस प्रकार से ट्रांसमिशन लाइन को हमने पढ़ाया, ट्रांसमिशन लाइन को हमें पढ़ाने में भी उतनी खुशी हुई, उतनी ही खुशी आप लोगों को पढ़ने में भी हुई होगी। बहुत सारे कमेंट आए हैं कि सर जिस प्रकार से धमाल आपने मचाया ट्रांसमिशन लाइन वाले यूनिट में, उसी प्रकार से मशीन वाले चैप्टर में भी आप धमाल मचाइए। तो हम मशीन वाले चैप्टर को देखिए, आपके डिमांड के अकॉर्डिंग, आपके डिमांड के अनुसार हमने लेकर के आ गया। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक है, आप इस प्लेलिस्ट के लिंक को ओपन कीजिएगा और पूरे एक एक करके वीडियो को देखिएगा, है ना। तो चलिए, बेसिकली यही था, देखिएगा रेडियो ऑपरेटर, कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का, है ना। और यहाँ से ये जो आपका नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है, ये कांस्टेबल जीडी के लिए भी यही सिलेबस है। कांस्टेबल जीडी वाले भी देख लें इस वीडियो को, ये वीडियो उनके लिए भी काम की चीज़ है ना। तो चलिए, टोटल जो भी था सिनेरियो ये मैंने बता दिया आपको, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले बस एक ही दरख्वास्त है कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस प्यारे से परिवार का एक सदस्य बनिए, है ना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।